स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने इसके पहले वाली वीडियो में देखा था कि पुराने जो हमारा हिंदुस्तान था उसमें वो 16 महाजनपदों में विभाजित था। उसमें से एक महाजनपद जो कि है मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि वो मगध महाजनपद क्यों शक्तिशाली था। ठीक है, बेसिकली हमको मगध महाजनपद के बारे में ही पढ़ना है और इस मगध महाजनपद या फिर मगध साम्राज्य में कितने वंश हुए वो देखना है और उस वंश के जितने भी हमारे राजा हुए हैं या सम्राट हुए हैं उनके बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मगध महाजनपद, मगध साम्राज्य की। तो मगध साम्राज्य सबसे शक्तिशाली जो क्या कहते थे महाजनपद था। ठीक है, सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध साम्राज्य 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली था। और क्या कहते हैं, इसकी राजधानी क्या थी? इसकी राजधानी क्या थी? पहली तो राजगृह, जिसको गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, और पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी थी। अब कैसे पाटलिपुत्र थी और कैसे गिरिव्रज था, इसके बारे में हम लोग अभी आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ठीक है, ठीक है। और वर्तमान स्थिति के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि वर्तमान स्थिति क्या थी। ठीक है, तो वर्तमान स्थिति जो हमारा बिहार वाला एरिया है, बेसिकली जो पूर्वी उत्तर प्रदेश था, पूर्वी यूपी और बिहार, और कह लीजिए जो हमारा पश्चिम बंगाल वाला एरिया, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा, ठीक है, वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ठीक है, वर्तमान स्थिति के बारे में हो गया। अब आगे बात करते हैं हम लोग जो मगध साम्राज्य का जो समय अवधि था, यानी जो काल था वो क्या था। मगध साम्राज्य का जो समय था वो 544 बीसी से पूरा 185 बीसी तक का था। यानी जितने भी हम लोग वंश के बारे में, शासक के बारे में डिस्कस करेंगे वो इसी समय के अंतर्गत जितने भी शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो 544 बीसी से 185 बीसी तक हमारा मगध साम्राज्य था। ठीक है, इसमें हम लोगों को कितने वंश के बारे में पढ़ना है? इसमें हम लोगों को 4 वंश के बारे में पढ़ना है। कौन कौन सा? पहला है हर्यक वंश, हर्यक वंश। अब दूसरा है शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। तीसरा है नंद वंश। ठीक है, और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा भी कह सकते हैं मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश सबसे बड़ा है, इसको मैं अगली वीडियो में कवर करूंगा। और इस वीडियो में हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। अच्छा, हर्यक वंश के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि जो हमारा प्राचीन मगध था, ठीक, प्राचीन मगध का मतलब हर्यक वंश से पहले की बात हो रही है। प्राचीन मगध के संस्थापक कौन थे? बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ क्या थे? बृहद्रथ प्राचीन मगध के संस्थापक थे। ठीक है, और ये किस समय के थे? ये महाभारत के समय के थे। ठीक, महाभारत कालीन राजा थे। कौन? बृहद्रथ। ठीक है, इन्होंने किसकी स्थापना की थी? मगध की स्थापना की थी, संस्थापना की थी। ठीक है, और इनके जो पुत्र थे, बृहद्रथ के पुत्र का नाम था क्या? जरासंध। ठीक, अब जरासंध क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जरासंध आप लोगों को पता होगा, महाभारत में भीम नाम का एक किरदार था। मतलब भीम के बारे में कौन नहीं जानता है, पांडवों में से एक थे। ठीक है, तो जरासंध ने क्या किया था? जरासंध और भीम की लड़ाई हुई थी और इन्होंने भीम को हराया था। यानी जरासंध और भीम की लड़ाई में जरासंध जीते थे, ये मान्यता है। ठीक है, और जब बृहद्रथ ने इसकी स्थापना करी थी तो इसकी राजधानी कौन सी थी? इसकी राजधानी थी गिरिव्रज। ठीक है, किसकी राजधानी की बात हो रही है? मगध की राजधानी की। ठीक है, जब बृहद्रथ ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी तो उसकी राजधानी क्या बनाई थी? उन्होंने गिरिव्रज राजधानी बनाई थी। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो मगध साम्राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मगध साम्राज्य का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। मगध साम्राज्य का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमारा अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, अथर्ववेद में मिलता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे अपने जो 4 वंश के बारे में हमने चर्चा करी उसके बारे में। तो पहला वंश कौन सा है? हमारा हर्यक वंश। हर्यक वंश 4 वंश में से पहला वंश है। ठीक है, और हर्यक वंश का जो समय था वो कब से कब तक था? 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी तक। ठीक है, ये हर्यक वंश का समय था। इस हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार हर्यक वंश के संस्थापक थे और बिंबिसार का जो शासन था वो 544 बीसी में तो स्थापना की थी और 544 बीसी से 492 बीसी तक, ठीक है, इन्होंने राज किया, फिर ये राजा रहे। ठीक है, यानी टोटल 52 वर्ष इन्होंने शासन किया था। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये बनता है कि इन्होंने 52 वर्ष तक शासन किया था। ठीक है, और 52 वर्ष तक शासन करने वाला यानी सबसे बड़ा शासनकाल किसका था? बिंबिसार का। क्यों? क्योंकि अकबर का जो शासनकाल था, जो हमारा अकबर का शासनकाल वो 49 वर्ष का था। ठीक है, और सबसे बड़ा शासनकाल किसका माना जाता है? अकबर का। लेकिन अकबर से भी बड़ा शासनकाल किसका था? बिंबिसार का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बिंबिसार का शासनकाल 52 वर्षों का था। ठीक है, बिंबिसार के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? अकबर का। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉइंट निकल के आता है कि सबसे बड़ा शासनकाल हमारा बिंबिसार का था। और बिंबिसार कौन थे? ये हर्यक वंश के संस्थापक थे। यहाँ पे अकबर का नाम मैं हटा देता हूँ, कन्फ्यूज़ ना हो कोई। ठीक है, हाँ, तो अब आगे बात करते हैं। तो ये बिंबिसार के बारे में बात हो रही है, तो बिंबिसार के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। बिंबिसार का एक और नाम था, बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? श्रोणिक। ठीक है, इसका अन्य नाम था श्रोणिक, और इसी ने अंग महाजनपद को जीता था, जैसा कि मैंने बताया था। मगध महाजनपद का जो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार, और इसने अंग महाजनपद को जीत करके किसमें मिला लिया था? मगध में मिला लिया था। ठीक है, और जब इसने अंग को जीता था तो बिंबिसार के पुत्र थे अजातशत्रु। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? अजातशत्रु। ठीक है, अब जब इन्होंने अंग को जीता तो अंग को किसको सौंप दिया? अजातशत्रु को सौंप दिया। ठीक है, वहाँ पर अपने पुत्र को उपराजा बना दिया था। ठीक,
इतनी बातें क्लियर हैं। मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो बिंबिसार है, बिंबिसार ने आक्रमण किया था अंग पे, अंग को इन्होंने पराजित किया था, अंग के राजा को पराजित करके वहाँ पर अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा बना देते हैं ये, ठीक है। और बिंबिसार ने राज्य को विस्तृत करने के लिए विवाह संबंधों का सहारा लिया था, ठीक है। ऐसे तो यहाँ पर बहुत सारे राज्य जीते भी थे, लड़ करके जीते थे, और अपना मगध साम्राज्य बढ़ाने के लिए, अपना राज्य बढ़ाने के लिए इन्होंने विवाह संबंध का भी सहारा लिया था, ठीक है। ठीक, विवाह संबंध का सहारा लिया, ठीक। अच्छा, अब विवाह संबंध का सहारा लिया तो किसी किसी से शादी किया होगा इन्होंने। सबसे पहले नंबर पर आता है इनकी पत्नी महाकोशला, ठीक है। महाकोशला से इन्होंने शादी किया था, ठीक है। और ये महाकोशला कौन थी? महाकोशला थी कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन, कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी ये, ठीक है। कौशल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है। प्रसेनजीत की बहन थी। तो जब महाकोशला से इनकी शादी हुई थी बिंबिसार की, तो कौशल नरेश प्रसेनजीत ने क्या दिया था? काशी दहेज में दे दिया था, काशी दहेज में दिया था, ठीक। काशी जो महाजनपद था वो दहेज में दे दिया था किसको? बिंबिसार को, ठीक है। तो पहली पत्नी ये रही महाकोशला। दूसरी पत्नी चेलना का उल्लेख मिलता है। चेलना जो है ये चेटक की पुत्री थी, चेटक की पुत्री थी, ठीक है। और चेलना जो है वो जैन धर्म से संबंधित थी, चेलना जैन धर्म से संबंधित थी। कहा जाता है कि जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी के जो रिलेटिव हैं उनसे संबंधित थी। यानी इनके जो मामा हैं, चेलना के मामा का जो गांव था वो महावीर स्वामी के गांव से संबंधित था, ठीक है। महावीर स्वामी के गांव में इनके मामा रहते थे, ऐसा माना जाता है, ठीक है। यानी सीधे सीधे कहने का मतलब ये है जो चेलना है वो जैन धर्म से संबंधित थी, ठीक। अब तीसरा बात करेंगे क्षेमा की। इनकी पत्नी कौन? क्षेमा। ये भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी, ठीक है, भद्र प्रदेश की राजकुमारी। तो ये तीन पत्नियां इनकी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। हमको इनके बारे में याद रखना है। महाकोशला कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, इनसे जब शादी किए तो इनको काशी दहेज में मिला था, काशी इनको दहेज में मिला था बिंबिसार को। चेलना की बात करिए तो ये चटक की पुत्री थी और ये किससे संबंधित थी? जैन धर्म से संबंधित थी। क्षेमा की बात करिए तो ये भद्र प्रदेश की राजकुमारी थी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं बिंबिसार का धर्म कौन सा था। तो बिंबिसार जो थे वो पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जब इनकी शादी किससे हुई? जब चेलना से हुई, जब ये चेलना से शादी हुई और ये चेलना के कहने पर ही, ठीक है, इन्होंने जैन धर्म अपनाया था, ठीक है। चेलना के कहने पर इन्होंने जैन धर्म अपनाया, ठीक। इतनी बात याद रहेगी, इसलिए मैं वहाँ पे जोर दे रहा था कि जो चेलना है वो जैन धर्म से संबंधित थी, ठीक है, चेलना के कहने पर। इतनी बातें क्लियर होनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। तो पहले ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म से ये जैन धर्म के अनुयायी हो गए चेलना के कहने पर, ठीक है। और बिंबिसार से पहले जो मगध साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज, ठीक है। तो बिंबिसार ने राजधानी क्या कर दिया था? राजगिरी। बिंबिसार के समय राजधानी क्या थी? राजगिरी, ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी क्या हो गई थी? क्या कर दिया था बिंबिसार ने? राजगिरी कर दिया था, ठीक है। और बिंबिसार की बात करी जाए, बिंबिसार के पुत्रों की बात करी जाए तो जैसा कि मैंने बताया एक पुत्र थे इनके अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु कहाँ के उपराजा बने हैं? अजातशत्रु बने हैं उपराजा अंग प्रदेश के, ठीक है। ये अंग प्रदेश के उपराजा हैं, ठीक है। और इनके बड़े पुत्र, इनके जो बड़े पुत्र हैं वो कौन है? वो थे दर्शक। बड़े पुत्र का नाम था दर्शक, ठीक है। इनके बड़े पुत्र का नाम दर्शक था। और दर्शक को क्या बनाया इन्होंने? उत्तराधिकारी बनाया, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब जो बिंबिसार थे, बिंबिसार ने दर्शक को उत्तराधिकारी बनाया मगध साम्राज्य का और अजातशत्रु को अंग साम्राज्य थमा दिया, ठीक है, या फिर पकड़ा दिया। तो इससे अजातशत्रु को बहुत बुरा लगा, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी। इन्होंने अपने अजातशत्रु ने यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी, ठीक। क्योंकि ये मगध साम्राज्य के राजा बनना चाहते थे, ठीक है, ठीक। अपने पिता की हत्या कर दी इसलिए। और एक यहाँ पे अपने पिता की हत्या करने के कारण ये जो वंश है, अभी अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की, अभी अजातशत्रु के पुत्र आएंगे अजातशत्रु के पुत्र आएंगे कौन? उदयन भी क्या करते हैं? उदयन भी अपने पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या कर देते हैं, आगे डिस्कस करेंगे वो भी, ठीक है। तो अपने पिता की हत्या करने के कारण ये जो वंश कहलाया, वो पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वंश? हर्यक वंश। हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की और अजातशत्रु के पुत्र जो हैं उदयन ने अजातशत्रु की हत्या कर दी राज्य पाने के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पिता की हत्या करने के कारण हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की, ठीक है। और ये क्या हो गए? ये मगध साम्राज्य के अगले राजा बन गए, ठीक है। तो दर्शक जो है, दर्शक राजा न बन करके कौन राजा बना? अजातशत्रु। बिंबिसार के बाद कौन राजा बना? अजातशत्रु राजा बने, ठीक है। और इनका जो समय था, इनका समय था 492 BC से हमारा 460 BC तक, ठीक है। ये इनका समय था। इनका एक और नाम था कुणिक, ये कुणिक नाम से जाने जाते थे। इनका अन्य नाम कह लीजिए वो क्या था? कुणिक। इनको कुणिक नाम से भी जाना जाता था। इनकी माता का नाम क्या था? बिंबिसार की 3 पत्नियां थी, तीनों पत्नियों के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था मैंने। कौन कौन सी? महाकोशला, चिलना और क्षेमा। तो महाकोशला जो थी वो बिंबिसार की माता थी। प्रसेनजीत की जो बहन थी कौशल नरेश की, वही कौन थी? इनकी माता थी, ठीक है। अच्छा, अब जो महाकोशला के भाई का नाम क्या था? प्रसेनजीत। प्रसेनजीत ने ही काशी दहेज में दिया हुआ था, ठीक है।
काशी दहेज में मिला था। ठीक, तो काशी पे किसका हक हुआ? अजातशत्रु का हक हुआ एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर दी थी। इससे क्या हुआ, जो प्रसेनजीत थे उनको बहुत बुरा लगा। ठीक है, तो इन्होंने जो काशी दहेज में दिया हुआ था इन्होंने वापस ले लिया। ठीक, काशी को इन्होंने प्रसेनजीत ने वापस ले लिया, जिससे अजातशत्रु को बड़ा झटका लगा। झटका क्या लगा, इनको गुस्सा आया। अब इन्होंने क्या किया, अजातशत्रु ने प्रसेनजीत पर हमला किया। किसके लिए? काशी के लिए हमला किया। ठीक है, और इस हमले में प्रसेनजीत क्या हुए? इस हमले में प्रसेनजीत हार गए। जीत किसकी हुई? अजातशत्रु की। और काशी किसका हुआ? अजातशत्रु का हुआ। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, जब प्रसेनजीत हार गए तो काशी किसका हो गया? अजातशत्रु का हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए प्रसेनजीत की एक पुत्री है, प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा। ठीक है, प्रसेनजीत की पुत्री का नाम क्या था? वाजिरा था। जब प्रसेनजीत को अजातशत्रु ने हराया, ठीक है, तो उनकी पुत्री वाजिरा से शादी कर ली। ठीक है, अजातशत्रु के प्रसेनजीत कौन लगेंगे? मामा लगेंगे। ठीक है, अजातशत्रु प्रसेनजीत के कौन लगेंगे? भांजे लगेंगे ना। अजातशत्रु जो है, ठीक है, वो वाजिरा से क्या कर लेते हैं? शादी कर लेते हैं, यानी अपने सगे मामा की बेटी से शादी कर लेते हैं। एक तरीके से कजिन लगेंगे आपस में दोनों लोग। ठीक है, अजातशत्रु और वाजिरा की शादी हो जाती है। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और जो बिंबिसार थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे, तो साथ ही साथ ये भी जो अजातशत्रु हैं ये भी जैन धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, जैन धर्म को मानने वाले थे। ठीक, अच्छा, अब अजातशत्रु के बाद कौन आता है? अजातशत्रु से संबंधित इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी माता का नाम महाकोशला था और इन्होंने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पाई थी और इन्होंने प्रसेनजीत को हराया था। प्रसेनजीत की बेटी थी वाजिरा, वाजिरा से इन्होंने शादी की थी। ठीक, अब इनके पुत्र थे उदयन। इनके पुत्र का नाम क्या था? उदयन था। ठीक है, जो अगले शासक बनते हैं। ठीक है, और इनका जो समय था 460 बीसी से 444 बीसी तक का था। ठीक है, इन्होंने 16 वर्ष तक शासन किया था। और बात करी जाए अजातशत्रु की, तो अजातशत्रु ने कितने वर्ष शासन किया था? 32 वर्ष अजातशत्रु ने शासन किया था, ये याद रखना है हमको। ठीक है, वो तो हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं आसानी से। ठीक, ये अजातशत्रु के पुत्र थे। अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे। ठीक, और यही अगले राजा बने। ठीक है, और इन्होंने भी अपने पिता की हत्या की थी, यानी कि इन्होंने अपने पिता की हत्या की थी। पिता कौन थे? अजातशत्रु। ठीक, पिता यानी कि अजातशत्रु की हत्या की थी, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। ठीक है, तो एक पहला पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने जो गिरिब्रज था, यानी जो राजगिरी या गिरिब्रज था, जो राजधानी थी, राजधानी को इन्होंने बदल दिया। राजधानी बदल करके क्या किया? पाटलिपुत्र नगर को राजधानी बनाई। ठीक है, पहले तो पाटलिपुत्र नगर को बसाया। ठीक, और नगर को बसाने के बाद इसको राजधानी घोषित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जो पाटलिपुत्र है वो राजधानी की तरह काम करेगा। और पाटलिपुत्र नगर जो है वो गंगा, गंडक और सोन नदी पर स्थापना की थी। गंगा नदी के तट पे, गंडक और सोन नदी के पास पाटलिपुत्र नगर को बसाया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। और पाटलिपुत्र के बारे में बात करिए तो इसका पाटलिपुत्र नगर का एक अन्य नाम भी है, वो क्या है? कुसुमपुरा। कुसुमपुरा किसका नाम है? कुसुमपुरा जो है वो है पाटलिपुत्र नगर का ही नाम है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब आगे बात करी जाए तो जो हमारे अजातशत्रु हुए, अजातशत्रु के बाद उदयन, उदयन के बाद कौन बने राजा? उदयन के बाद बनते हैं अनिरुद्ध। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम लोग ड्रॉप करेंगे। अनिरुद्ध के बाद मुंडा, यानी कि जो उदयन के बाद कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं बनता है, तो हम लोग जो हमारे अंतिम शासक थे, कौन? नागदशक। अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। ठीक है, यही हमारे अंतिम शासक थे। अंतिम शासक कैसे हुए? अंतिम शासक ऐसे हुए कि इनके साथ इनका जो नागदशक का एक मंत्री था, नागदशक के मंत्री थे कौन? शिशुनाग। शिशुनाग थे इनके मंत्री। और शिशुनाग ने क्या किया था? शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की थी। और नागदशक की हत्या करने के बाद इन्होंने शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी थी। शिशुनाग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो अगला वंश है शिशुनाग वंश बनता है। ठीक है, यहाँ पर शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। किसने की? शिशुनाग ने। ठीक है, तो अब शिशुनाग वंश के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? नागदशक की 412 बीसी में। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जो हमारा हर एक वंश था वो 544 बीसी से 412 बीसी तक ही था। ठीक है, तो 412 में हमारा जो हर एक वंश है उसका काम तमाम हो गया। अब कौन सा वंश आता है? अब आता है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का समय बात करें तो 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक का। ठीक है, ये हमारा शिशुनाग वंश है। तो शिशुनाग वंश की बात करें, शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। ठीक है, और शिशुनाग के बारे में बात करिए तो इनका जो शासनकाल था वो 412 बीसी से लेकर के 394 बीसी तक था। ठीक है, और इन्होंने जो राजधानी थी वो राजधानी पाटलिपुत्र से बदल करके क्या कर दी थी? वैशाली कर दी थी। पाटलिपुत्र से, जो हमारी पाटलिपुत्र पुरानी राजधानी थी, ठीक है, पाटलिपुत्र को बदल करके क्या कर दी थी? वैशाली को राजधानी बनाया था। ठीक है, तो नई राजधानी क्या हो गई? वैशाली। और इन्होंने क्या किया था? जो शिशुनाग थे संस्थापक, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अवंती महाजनपद को जीता था। ठीक है, अवंती महाजनपद को जीता था। ठीक, अच्छा, अब आगे अवंती जो सबसे बड़ा महाजनपद था जीता था। और अवंती के उस टाइम पे शासक कौन थे? चंडप्रद्योत। चंडप्रद्योत जो है उस टाइम पे शासक थे। ठीक है, उन्हीं से इन्होंने अवंती को जीता था। अब आगे बात करते हैं शिशुनाग के बाद अगले शासक कौन बनते हैं जो हमारे शिशुनाग वंश के? वो बनते हैं कालाशोक। कालाशोक सुनकर के आप लोग को ये याद आ रहा होगा कि जो हमारी दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके समय में हुई थी? वो कालाशोक के समय में हुई थी ना।
ठीक है। तो 394 BC से 366 BC तक इसका समय था काला अशोक का। ठीक है, पहला पॉइंट यही बन जाता है कि जो दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी वो इन्हीं के समय में हुई थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी बौद्ध संगीति हुई कब थी? वो 383 BC में हुई थी। ठीक, 383 BC में हुई थी। ठीक है। और जो राजधानी थी, इसके पहले जो राजधानी थी पाटलिपुत्र से वैशाली किसने किया था? शिशुनाग ने किया था। ठीक है। और वैशाली से बदल करके वापस पाटलिपुत्र किसने कर दिया था? जो कालाशोक है उन्होंने ही वैशाली से बदल करके क्या राजधानी कर दी थी? पाटलिपुत्र पुनः चेंज कर दिया था। ठीक है, पुनः बदल दिया था। ठीक है। अब कालाशोक के 10 पुत्र थे। 10 पुत्र में से जो नंदीवर्धन थे, नंदीवर्धन बने कौन? ये अंतिम शासक बने किस वंश के? नंदीवर्धन बने अंतिम शासक। ठीक है। शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन बने? जो कालाशोक के पुत्र 10 पुत्रों में से एक थे वो। ठीक है। तो यहाँ पर जो नंदीवर्धन के समाप्त होते ही शिशुनाग वंश की भी समाप्ति हो गई। अब शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? नंद वंश। ठीक है। और नंद वंश की बात करी जाए तो नंद वंश का जो समय था वो 344 BC से लेकर के 322 BC तक का था। ठीक है। 344 BC से 322 BC तक का समय जो था वो नंद वंश का था। टोटल 22 वर्ष का जो शासनकाल था जिसका नंद वंश का। और संस्थापक की बात करी जाए, संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद जो हैं वो नंद वंश के संस्थापक थे। ठीक। और इनका एक दूसरा भी नाम था, उग्रसेन नाम से ये प्रसिद्ध थे। उग्रसेन नाम से प्रसिद्ध थे। अच्छा, इनका उग्रसेन नाम क्यों पड़ा था? इनके पास एक बहुत विशाल सेना थी। विशाल सेना होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? उग्रसेन। ठीक, विशाल सेना के कारण इनका नाम उग्रसेन पड़ गया। और साथ ही साथ उग्रसेन के साथ ही साथ इनका और नाम कुछ थे, सर्वक्षांतक, ये भी इन्हीं का नाम था, सर्वक्षांतक। एकराट भी इन्हीं का नाम था, और एकराट क्यों था? क्योंकि इन्होंने चारों दिशाओं में शासन किया था। चारों दिशाओं में शासन करने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? एकराट। एक तरीके से उपाधि है ये। ठीक है। एकराट क्या है? महापद्मनंद की उपाधि है। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमको ये याद रखना है, इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम था परशुराम का दूसरा अवतार। ठीक है। तो यहाँ पर इनकी कुछ उपाधियाँ और कुछ अन्य नाम हैं, उसको हमको याद रखना है। ठीक है। उसमें से एकराट, सर्वक्षांतक और उग्रसेन, ये सब किसकी उपाधियाँ हैं, किसके उपनाम हैं? वो महापद्मनंद के अन्य नाम है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। आगे जो है इनके समकालीन एक विद्वान पाणिनि है, जिन्होंने अष्टाध्यायी की पुस्तक लिखी थी। ठीक है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। ठीक है। उसके रचयिता या लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है। और जो पाणिनि है वो किसके समकालीन थे? वो महापद्मनंद के ही समकालीन थे। ठीक है, ये हमको याद रखना है कि पाणिनि किसके समकालीन थे? नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद के समकालीन थे। और पाणिनि जो है वो पहले वैयाकरण कहलाए। ठीक है, यानी व्याकरण के पहले ज्ञाता या फिर पहले वैयाकरण कहलाए। ठीक है, ये हमको याद रखना है। पहले वैयाकरण कौन है? पाणिनि। और पाणिनि की रचना क्या है? पाणिनि की पुस्तक क्या है? अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, महापद्मनंद के बाद संस्थापक है महापद्मनंद के बाद कौन राजा बनते हैं? घनानंद। महापद्मनंद के बाद कौन राजा बनते हैं? अगले शासक घनानंद। ठीक है, घनानंद बनते हैं। और घनानंद का उपनाम नंदराज। अब घनानंद, देखिए घनानंद इंपॉर्टेंट शासक है। क्यों? क्योंकि घनानंद और जो चाणक्य इनके बीच में क्या होता है? एक तरीके से कोल्ड वॉर कह लीजिए, वो होता है। ठीक है। घनानंद के समय में चाणक्य आए थे इनको आगाह करने के लिए, इनको क्या कहते हैं, एक तरीके से सचेत करने के लिए कि बाहर से एक योद्धा सिकंदर आक्रमण करने वाला है, उसके बारे में इनको बताने आए थे। तो घनानंद भैया अपने घमंड में चूर कि इनको कौन हरा पाएगा, इन्होंने चाणक्य को तिरस्कृत कर दिया था। ठीक है। और अपने सभा में से इनको भगा दिया था। किसको? चाणक्य को। ठीक है, ये तो रही कहानी। थोड़ा सा फैक्चुअल बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, सिकंदर आक्रमण करने वाला था भारत पे। ठीक है। उस समय मगध की गद्दी पे कौन था? घनानंद थे। ठीक है। और इसी बात के लिए आगाह करने के लिए चाणक्य आए थे। कहाँ से? बिहार से। ठीक है। अब हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट यही बन जाता है कि सिकंदर का आक्रमण इन्हीं के समय में हुआ था। सिकंदर का आक्रमण किसके समय में हुआ था? घनानंद के समय में हुआ था। ठीक है। कब हुआ था? 326 BC में। 326 BC में सिकंदर ने आक्रमण की थी। ठीक है। और एक पॉइंट जो मैं अभी बता ही रहा था कि घनानंद ने क्या किया था? घनानंद ने किसकी बेइज्जती की थी? चाणक्य की बेइज्जती की थी। चाणक्य की बेइज्जती की थी। ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर चाणक्य की बेइज्जती की थी तो चाणक्य कहाँ चुप रहने वाले थे? चाणक्य भैया प्रचंड विद्वान, इन्होंने क्या किया था? चंद्रगुप्त को राजा बनाया, चंद्रगुप्त को तैयार किया। किसने? चाणक्य ने। और चंद्रगुप्त ने क्या किया था? चंद्रगुप्त ने घनानंद को हरा दिया था। ठीक है। चंद्रगुप्त ने ही क्या किया था? चंद्रगुप्त ने ही घनानंद को हरा करके किस वंश की स्थापना की थी? घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की। मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। तो ऐसे होता है मौर्य वंश का निर्माण, या फिर मौर्य वंश की स्थापना इस तरीके से होती है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित एक पॉइंट है कि चाणक्य ने इनको क्या किया था? खरीदा था। और चंद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त की माता का नाम था मूरा। ठीक है। मूरा से चाणक्य ने इन्होंने 8 करसापड़ में खरीदा था।
8 करसापड़ में किसको खरीदा था? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसने खरीदा था? चाणक्य ने खरीदा था। किससे खरीदा था? माता मूरा से खरीदा था, या खरीदा या कह लीजिए, या फिर इनकी माता को 8 करसापड़ दिए, जिससे चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक। और मार्गदर्शन से ही ये क्या बनते हैं? मगध के सम्राट बनते हैं, ठीक है। और मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। मौर्य वंश की स्थापना इन्होंने जो हमारे नंद वंश हैं उनके घनानंद, अंतिम शासक घनानंद को हरा करके बनते हैं। तो ये रहा हमारा जो नंद वंश है, ठीक है। उसके बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा? इस वीडियो में हम लोगों ने हर्यक वंश देखा। हर्यक वंश के बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता दूँ आप लोगों को। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कहाँ गया, हाँ, थोड़ा सा ब्रीफिंग कर लेते हैं हम लोग इसकी, कि याद रहे हम लोग को, माइंड में रहे, ठीक। 3 वंश के बारे में देखा, ठीक। सबसे पहला हर्यक वंश। सबसे पहला क्या था? हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे, ठीक है। और हर्यक वंश कब से कब तक चला? ये 544 बीसी से 412 बीसी तक ये था, ठीक है। हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे, अंतिम शासक कौन थे? अंतिम शासक कौन थे? नागदशक। नागदशक कौन थे? अंतिम शासक थे, ठीक है। और नागदशक की हत्या किसने की थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की थी। और इन्होंने क्या किया था? शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और शिशुनाग वंश कब से कब तक रहा? 412 बीसी से लेकर के 344 बीसी तक शिशुनाग वंश रहा, ठीक है। और शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? नंदी वर्धन थे अंतिम शासक, ठीक। और आगे यहाँ पे देखी जाए, शिशुनाग वंश के बाद कौन सा वंश आता है? नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद, ठीक है। महापद्मनंद नंद वंश के संस्थापक है। और अंतिम शासक कौन है? घनानंद, ठीक है। और जो नंद वंश है वो कब से कब तक रहा? तो 344 बीसी से लेकर के 344 बीसी से 322 बीसी तक केवल 22 वर्षों का शासनकाल रहा, ठीक है। और नंद वंश के बाद ही किस वंश की स्थापना होती है? नंद वंश के बाद ही किस वंश की स्थापना होती है? ये मौर्य वंश की स्थापना होती है, ठीक है। और मौर्य वंश के बारे में बात करी जाए तो मौर्य वंश का जो समय था, मौर्य वंश का समय वो 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक, ठीक है। 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक रहा। और मौर्य वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये वाली वीडियो, यानी ये वाला जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।